नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं दिल्ली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, जब भारत एरो इंडिया में और उसके बाद हुए डेवलपमेंट्स में जहां पर SU-57 पहली बार भारत आया था, F-35 का ऑफर भारत को दिया गया था, इस सब में बिजी था। वहीं पर पाकिस्तान ने एक बड़ा माइलस्टोन यहाँ पर अचीव किया है। दरअसल पाकिस्तान ने सऊदी अरब में हुई एक बड़ी एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज जिसको स्पीयर ऑफ विक्ट्री बोला जाता है, जो कि हर कुछ सालों बाद सऊदी अरब कंडक्ट करता है, उसमें पार्टिसिपेट किया था। और इस पार्टिसिपेशन से पाकिस्तान को आने वाले दिनों में काफी सारे ऐसे स्ट्रेटेजिकल बेनिफिट्स होने वाले हैं जो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं भारत के ऊपर एक रणनीतिक बढ़त दिलाएंगे। तो इस वजह से पाकिस्तान का ये जो माइलस्टोन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। और ये जो बड़ी एयर एक्सरसाइज है वो दुनिया में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो जिस तरह से भारत ने कुछ समय पहले एक बड़ी एयर एक्सरसाइज जिसका नाम तरंग शक्ति था, जहां पर 30 से ज्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया था, वो कंडक्ट कराई थी, इसी तरह सऊदी अरब भी इस एयर एक्सरसाइज को कंडक्ट कराता है, जहां पर मिडिल ईस्ट के देश और नेटो कंट्रीज अलोंग विद यूएस पार्टिसिपेट करता है। तो इस बार की इस एडिशन में 15 से ज्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया था। यहां पर यूएस अपने F-16 एयरक्राफ्ट के साथ आया था, तो वहीं पर फ्रांस अपने रेफाल्स को लेके आया था। इसके अलावा A400 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो भी फ्रांस की तरफ से आया था। वहीं पर जो सऊदी अरब है उसने अपने टॉर्नेडो एयरक्राफ्ट F-15 और EF-2000 जैसे एयरक्राफ्ट यहां पर प्लेस किए। पाकिस्तान ने यहां पर अपना JF-17 का लेटेस्ट वेरिएंट JF-17 ब्लॉक 3 जो एयरक्राफ्ट है उसके साथ यहां पर आया था। वहीं यूके अपना टाइफून और यहां पर अपने टॉर्नेडो जैसे एयरक्राफ्ट को लेकर के आया था। तो कुल मिलाकर के जितनी भी बड़ी बड़ी यहां पर देश हैं और स्पेशली जो यूरोप की जो बड़ी बड़ी एयरफोर्सेज है वो यहां पर आई थी। काफी सारे देश ऐसे भी थे जो कि एज अ ऑब्जर्वर यहां पर आए थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जॉर्डन, मोरक्को, इटली जैसे देशों का नाम आता है। तो ये सारे देश इस समय जो सऊदी अरब की एक्सरसाइज थी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। और ये जो एयर एक्सरसाइज है उससे इन सभी देशों की जो एयरफोर्सेज हैं उनके बीच में एक समन्वय बनाने के लिए और उनकी जो आपसी उनका बीच में सहयोग है वो बनाने के लिए एक बहुत अच्छा और एक आइडियल एनवायरनमेंट यहां पर क्रिएट हुआ था। और पाकिस्तान को इस सब से यहां पर बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा है। तो इस तरह से आज के हमारे सेशन में हम पाकिस्तान की इसी एक बड़ी एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि पाकिस्तान का ये जो JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट है जिसको पाकिस्तान यहां पर लेकर के गया है, ये अपने प्रीवियस वेरिएंट यानी कि JF-17 ब्लॉक 2 से कितना ज्यादा डिफरेंट है और पाकिस्तान को आने वाले दिनों में इस बड़ी एयर एक्सरसाइज से क्या फायदे होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस माइलस्टोन के बारे में, क्योंकि आप भी सोचेंगे कि यार पाकिस्तान ने एक एयर एक्सरसाइज में ही तो पार्टिसिपेट किया, इसमें माइलस्टोन अचीव करने जैसा क्या है। तो दरअसल पाकिस्तान ने इस एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया, ये माइलस्टोन अचीव करना नहीं है, बल्कि किस एयरक्राफ्ट के साथ यहां पर पार्टिसिपेट किया है। तो पाकिस्तान ने यहां पर JF-17 ब्लॉक 3 जो कि JF-17 का लेटेस्ट वेरिएंट है उसके साथ इस एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है और ये माइलस्टोन अचीव करने जैसा है। दरअसल JF-17 ब्लॉक 3 भारत के LCA Mark II के इक्विवेलेंट माना जाता है और आज के दिन में JF-17 इस बड़ी एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि हमारा LCA तेजस Mark II अभी ग्राउंड पर ही नहीं है, यानी कि उसका पहला प्रोटोटाइप भी बन करके तैयार नहीं हुआ है। जबकि पाकिस्तान अपने इस एयरक्राफ्ट को एक बड़ी इंटरनेशनल एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करा रहा है। तो ये बड़ा एक माइलस्टोन अचीव करने जैसा है, जहां पर भारत का जो तेजस Mark II है वो 2026 में तो उसका पहला प्रोटोटाइप बनकर ही तैयार होगा। तो उसको इंडक्शन करते करते तो 2030 का जो टाइम है वो भी निकल जाएगा। तो 2030 के बाद ही हम सोच सकते हैं कि जो तेजस Mark II है वो कहीं किसी बड़ी एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो ये एक बड़ा माइलस्टोन पाकिस्तान ने अचीव किया है और भारत के ऊपर एक तरह से रणनीतिक बढ़त यहां पर ली है, क्योंकि पाकिस्तान मानता है कि जो उसका ये एयरक्राफ्ट है वो 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और टॉर्नेडो, टाइफून, रेफाल इन सब की कंपैरिजन का एयरक्राफ्ट है। और जब आपने एयरक्राफ्ट को, अपने वेपन को इस बड़ी एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कराते हैं, उन देशों के एयरक्राफ्ट के साथ अगर उसको प्लेस करते हैं तो उसकी मार्केट वैल्यू भी यहां पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब इस सब के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि JF-17 ब्लॉक 3 जो एयरक्राफ्ट है वो अपने प्रीवियस वेरिएंट यानी कि JF-17 ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट से कितना ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि सभी लोग JF-17 को जंक फाइटर बोलते थे। ये
हालांकि इसका नाम तो जॉइंट फाइटर है बट उसको जंग फाइटर बोला जाता है। बट ये जो नया वेरिएंट पाकिस्तान ने बनाया यानी कि JF-17 ब्लॉक 3, इसमें उन कमियों को काफ़ी हद तक सुधारा गया है जो कि JF-17 ब्लॉक 2 के साथ थी। JF-17 ब्लॉक 2 के तो आए दिन आप भी जानते हैं कि उसके इंसिडेंट होते रहते थे, उसके क्रैशेस तो इस साल भी हुआ है, उसका क्रैश जून के महीने में 2024 में। तो ये जो एयरक्राफ्ट है वो अभी लेटेस्ट एयरक्राफ्ट बनकर के आया है। इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है और माना जाता है कि जो चाइना का J-20 यानी कि जो उसका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसके काफ़ी सारे ऐसे क्रिटिकल डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं जो कि इस एयरक्राफ्ट के अंदर भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज़ की गई हैं जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के अंदर भी होती हैं। तो इसीलिए इस एयरक्राफ्ट को आज के दिन में पाकिस्तानी एयरफोर्स का काफ़ी ज़्यादा लीथल और काफ़ी ज़्यादा एडवांस वेपन माना जाता है। इस एयरक्राफ्ट के अंदर पाकिस्तान ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। इसके इंजन को यहां पर चेंज किया गया है, जहां पर RD-93MA जो कि RD-93 का एक इंप्रूव्ड वर्जन है जो कि रशियन इंजन है वो यहां पर यूज किया गया। हालांकि चाइना ने अपना WS-13 इंजन इसके लिए यहां पर पाकिस्तान को ऑफर किया था, पर पाकिस्तान ने यहां पर रशियन इंजन के साथ जाना ही सही समझा, इसीलिए यहां पर रशियन इंजन को यूज किया गया है। और ये इंजन इस एयरक्राफ्ट को ज्यादा थ्रस्ट पैदा करने में मदद करता है। इसके अलावा इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो भी इस इंजन के आने के बाद इंक्रीज हुई है। ये एयरक्राफ्ट ज्यादा मैन्यूवरेबल और ज्यादा स्टेबल एयरक्राफ्ट बनकर के उभरा है। इसके अलावा यहां पर जो रेडार है वो भी बदला गया है। यहां पर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे रेडार जो कि चाइना का रेडार है KLJ-7A वो यहां पर यूज किया गया है और चाइना मानता है उसका ये जो रेडार है वो रशिया के Su-57 के N036 जो रेडार है जो कि एक फेज एरे रेडार है उससे भी ज्यादा बेटर है। और कुछ एक्सपर्ट ये भी क्लेम करते हैं कि यहां पर जो यूएस के F-35 के अंदर रेडार लगाया गया है जो कि AN/APJ-81 रेडार है उससे भी ज्यादा बेटर है। हालांकि चाइनीज लोगों के जो दावे हैं वो उनमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते, बट फिर भी यहां पर जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे रेडार यहां पर यूज किया गया है वो माना जा रहा है काफी ज्यादा कैपेबल है और इस एयरक्राफ्ट की जो ओवरऑल सिचुएशनल अवेयरनेस है उसको बढ़ाने में यहां पर काफी ज्यादा इसकी हेल्प करने वाला है। कई सारे टारगेट्स को साइमल्टेनियसली ट्रैक एंड उन सभी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी ये रेडार रखता है। इसके अलावा ये रेडार इस एयरक्राफ्ट को कुछ स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये रेडार इस एयरक्राफ्ट की जो पावर है जो उसकी लीथैलिटी है उसको काफी ज्यादा एनहांस करता है। इसके अलावा इसके अंदर न्यू ग्लास कॉकपिट को यूज किया गया है। यहाँ पर हेड माउंटेड डिस्प्ले, हेड माउंटेड साइट सिस्टम, इसके अलावा यहाँ पर हेड अप डिस्प्ले और जो एक मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले है ये सभी यहाँ पर यूज किए गए हैं जो कि एक एडवांस एवियोनिक्स का पार्ट है। तो वो सब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इन सब के अलावा इसके लैंडिंग गियर्स के अंदर भी चेंजेस किए गए हैं। इसके फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को भी इंप्रूव किया गया है। यहाँ पर डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम भी यहाँ पर यूज किया गया है। तो कुल मिलाकर के इस एयरक्राफ्ट के अंदर काफी सारे ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिससे एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा लीथल बन गया है। अगर बात करें इसके आर्मामेंट्स की तो ये कई तरह के आर्मामेंट्स को ले जा सकता है, जहां पर एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल, इवन न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी ये ले जा सकता है। तो यहां पर जो नई मिसाइल इसके साथ इंकॉर्पोरेट की गई हैं वो है PL-10 और PL-15 जैसी मिसाइल्स जो कि लॉन्ग रेंज की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स है। तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी है इसकी वो यहां पर एनहांस की गई है। वहीं पर तैमूर एयर लॉन्च मिसाइल और राड जैसी जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं वो भी इसके साथ इंटीग्रेट की गई हैं। तो कुल मिलाकर की जो इसका वेपन बेस है वो भी यहां पर इंक्रीज किया गया है। इसमें 8 हार्ड पॉइंट्स है जहां पर ड्यूल पैनल का भी ऑप्शन यहां पर दिया गया है। तो क्योंकि इसकी पेलोड कैपेसिटी इंक्रीज हुई है तो कई तरह के पॉड्स, कई तरह के जैमिंग पॉड्स, कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो से रिलेटेड जो सूट्स हैं वो यहां पर इंटीग्रेट किए गए हैं और उसकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो कैपेबिलिटी है उसको यहां पर एनहांस किया गया है। तो कुल मिलाकर के 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजीज, जो कैपेबिलिटीज इस एयरक्राफ्ट को प्रोवाइड की जा सकती थी वो सभी प्रोवाइड यहां पर पाकिस्तान ने करने की कोशिश की है। तो इस तरह से पाकिस्तान ने इस एयरक्राफ्ट को आज के दिन में काफी ज्यादा एडवांस और काफी ज्यादा लीथल डेवलप कर लिया है। अब पाकिस्तान ने यहां पर JF-17 ब्लॉक 3 के साथ जब इस एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी इन एयरक्राफ्ट को भेजा तो पाकिस्तान से सऊदी अरब का जो डिस्टेंस है वो इन एयरक्राफ्ट ने कवर किया और यहां पर इन एयरक्राफ्ट को एक यूनिक लॉन्ग रेंज जो मिशन है उसको कंडक्ट करने के लिए एक तरह से यहां पर प्रैक्टिस करने का मौका मिला। यहां पर इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग की गई। तो पाकिस्तान के इस एयरक्राफ्ट की लॉन्ग रेंज मिशन की जो कैपेबिलिटी है वो इस एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने से ही प्रूव हुई। इसके अलावा ये जो एयरक्राफ्ट है क्योंकि ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्ट है वो ज़्यादातर कंट्रीज जो कि किसी एयरक्राफ्ट को किसी दूसरी कंट्री में भेजती हैं वो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को भेजने से परहेज करती हैं। इसलिए भारत भी अपने ज़्यादातर सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को, जैसे कि मिराज है, उसको इतने दूर की फ्लाइट्स के लिए नहीं भेजता। हमने ज़्यादातर आज तक अपने जो एयरक्राफ्ट भेजे भी हैं उसमें सुखोई को हम भेजते हैं जो कि डबल इंजन है, या फिर जैगवार को भेजते हैं, वो भी एक डबल इंजन एयरक्राफ्ट है। तो ये सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को इतनी दूर की फ्लाइट पर भेजना भी एक माइलस्टोन अचीव करने जैसा ही है। इसके अलावा अगर आप इस पिक्चर में देखें तो इस पिक्चर के अंदर आपको दिखाई देगा JF-17 के साथ रफाल, टाइफून, यहाँ पर टॉर्नेडो, F-16, F-15 इस तरह के एयरक्राफ्ट हैं। अब ये जो वेस्टर्न एयरक्राफ्ट है इनके साथ जब JF-17 ने यहाँ पर इस एयर एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट किया है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी जॉइंट फ्लाइट्स भी यहाँ पर कंडक्ट की गई होंगी। और जब ये जॉइंट फ्लाइट्स यहाँ पर कंडक्ट की गई तो पाकिस्तान को कुछ हद तक रफाल, जो कि भारत का लेटेस्ट वेपन है और भारत मानता है कि ये भारत के फ्लीट में सबसे एडवांस वेपन है, उसकी कहीं ना कहीं उसके साथ प्रैक्टिस करने की यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली। तो पाकिस्तान ने यहाँ पर रफाल के साथ, यूरोफाइटर टाइफून के साथ, F-15, F-16 जैसे एयरक्राफ्ट के साथ यहाँ पर जब इस एयर एक्सरसाइज को कंडक्ट किया होगा तो रफाल की कमियां, उसकी स्ट्रेंथ पाकिस्तान ने बहुत हद तक जज कर ली होगी। अब आप मुझे बताइए कि आपको कोई एयर एक्सरसाइज पिछले कई सालों में याद आती है जहां पर भारत ने JF-17 या उसके किसी वेरिएंट या फिर किसी चाइनीज एयरक्राफ्ट इवन J-10C के साथ भी कहीं पर जॉइंट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है? भारत ज्यादातर अमेरिकन एयरक्राफ्ट के साथ किसी एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करता है, वेस्टर्न एयरक्राफ्ट के साथ पार्टिसिपेट करता है। तो भारत को किसी भी चाइनीज एयरक्राफ्ट के साथ एक्सरसाइज करने का कोई भी एक्सपीरियंस आज के दिन में नहीं है, जबकि पाकिस्तान के पास हर एक इंडिया के जो वेपन्स हैं उनके साथ एक्सरसाइज करने का एक ब्रीफ जो एक एक्सपीरियंस है वो पाकिस्तान ने ऑलरेडी ले लिया है। और शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस चीज का फायदा जो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था, जहां पर जिसको ऑपरेशन स्विफ्ट रिजॉर्ट बोला जाता है, उसके दिन यहां पर मिला था। क्योंकि बहुत सारे आप में से भी अब इस चीज को लेकर के मुझे गालियां देंगे कि भारत का होकर के मैं ये क्या बात कर रहा हूं। तो देखिए, भारत का तो जरूर हूं, बट यहां पर कुछ कमियां और कुछ अपनी फेलियर्स को भी यहां पर एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि स्विफ्ट रिजॉर्ट में बहुत हद तक अगर आप कहें तो भारत का उस दिन एक बुरा दिन था, और भारतीय एयरफोर्स ने जो ऑपरेशन बंदर में यहां पर अचीव किया था वो यहां पर सेकेंड डे पर, यानी कि जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिजॉर्ट था उसके दिन बहुत हद तक भारत ने काफी सारी चीजें लूज की थी। भारत ने अपना ही एक जो हेलीकॉप्टर है वो अपनी मिसाइल से मार गिराया था, जिसको ब्लूज ऑन ब्लूज बोला जाता है इंसिडेंट में, तो वो यहां पर हुआ था। इसके अलावा पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट आए और पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट बिना किसी डैमेज के वापस भी चले गए। हमने अभिनंदन वर्धमान के एयरक्राफ्ट को और अभिनंदन वर्धमान को भी ऑलमोस्टली यहां पर खो दिया था। उस दिन हमारे जो मिशन थे वो बहुत हद तक उस तरह नहीं चले जिस तरह हमें उनको चलाना चाहिए था। बेस्ट केस सिनेरियो तो तब होता है जब पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में एंटर करते और हमारी जो सरफेस टू एयर मिसाइलें हैं, जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है, वो पाकिस्तान के 2 या 3 एयरक्राफ्ट को मार गिराते। अभिनंदन वर्धमान अपनी डॉग फाइट में अपने जहाज को बचाते हुए पाकिस्तान के एक एयरक्राफ्ट को मार गिराता, और वो पाकिस्तान की बजाय इंडिया की टेरिटरी में अगर गिरता तो तब हम कह सकते थे कि भारत ने इस मिशन में पूरी तरह सक्सेस को अचीव किया है। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तो जो एयर एक्सरसाइजेज होती है वो इसी तरह के मिशंस की प्रिपेयर्डनेस के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती हैं, और भारत को भी उन सभी देशों के साथ जिनके पास चाइनीज वेपन्स है, चाइनीज एयरक्राफ्ट हैं, या फिर पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट हैं वो अगर उन कंट्रीज के पास हैं तो उनके साथ यहां पर भारत को भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। वैसे JF-17 ब्लॉक 3 भारत के जो LCA तेजस से एक्सपोर्ट के मामले में तो काफी ज्यादा आगे हो चुका है, और बहुत सारे और देश भी अब आगे आने वाले दिनों में आगे आएंगे, क्योंकि इस एयर एक्सरसाइज में जब उन्होंने इस एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को देखा होगा तो उसकी परफॉर्मेंस देख के, इसका प्राइस देख के और इसकी अवेलेबिलिटी देख करके वो देश जरूर इस एयरक्राफ्ट को लेने के लिए जरूर यहां पर पाकिस्तान के साथ बात करेंगे। ईरान ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ JF-17 ब्लॉक 3 को लेकर के बातचीत कर रहा है। अजरबैजान के पास इस एयरक्राफ्ट की
जो 16 एयरक्राफ्ट है उनका ऑर्डर यहाँ पर अजरबैजान ने पाकिस्तान को दे दिया है। इसके अलावा इराक ने 12 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। म्यांमार ऑलरेडी 13 का ऑर्डर दे चुका है, जहाँ पर 13 उसको डिलीवर हो गए हैं, 3 और डिलीवर किए जाने हैं। और यहाँ पर नाइजीरिया ने भी 3 के जो ऑर्डर हैं वो दिया था, जिसको डिलीवर कर दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान खुद भी 160 से ज़्यादा इस तरह के एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करता है और 27 जो है एयरक्राफ्ट और पाकिस्तान के बेड़े में शामिल होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 5 से 7 कंट्रीज के पास ये एयरक्राफ्ट आज के दिन में उनकी एयरफोर्स के अंदर वर्क कर रहा है। और जो देश जिनको अमेरिका के जो एक्सपेंसिव फाइटर एयरक्राफ्ट है वो अवेलेबल नहीं होते ड्यू टू कॉस्ट, ड्यू टू डिप्लोमेटिकल रिलेशंस, वो सभी जो कंट्रीज हैं वो इस तरह के एयरक्राफ्ट की तरफ मूव करती हैं। और ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज जो है पॉइंट यहाँ पर बनता जा रहा है। तो आज के दिन में इस एयरक्राफ्ट की जो कीमत है वो हमारे LCA तेजस से भी काफ़ी कम है। इस एयरक्राफ्ट में अमेरिकी प्रतिबंध लगना या फिर अमेरिका के सैंक्शंस लगना, उनका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं होता। ये एयरक्राफ्ट अपनी परफॉर्मेंस से, और जब आप अपनी परफॉर्मेंस को इस तरह की बड़ी एयर एक्सरसाइजेज में प्रूव करते हैं तो आपकी एयरक्राफ्ट की फ्री मार्केटिंग यहाँ पर होती है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान ने आज के दिन में अपने इस इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट की मार्केटिंग का जो एक मौका है उसको यहाँ पर पूरी तरह भुनाया है। और भारत जो कि अभी LCA तेजस के इनिशियल वेरिएंट की ही यहाँ पर वेट कर रहा है, वो पाकिस्तान के इस एयरक्राफ्ट के लेटेस्ट वेरिएंट से तो अभी काफ़ी ज़्यादा पीछे नज़र आता हुआ दिख रहा है। और वैसे भी अब ये चीज़ पूरी दुनिया में जग जाहिर है, और हमारे जो हायर ऑफिशियल्स हैं एयरफोर्स के वो भी इस चीज़ को एक्सप्रेस करने से किसी तरह से परहेज नहीं करते। हम सभी ने देखा है जो हमारे एयरफोर्स चीफ हैं वो HAL चीफ के सामने जिस तरह से अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे थे, क्योंकि उस इंसान ने, यानी कि हमारे जो एयरफोर्स चीफ हैं, जब वो अपनी सर्विस को उन्होंने ज्वाइन किया होगा तब उन्होंने सुना होगा कि LCA तेजस बन रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने इवन LCA तेजस प्रोग्राम में एज अ टेस्ट पायलट भी वर्क किया। तो जितना भी डेवलपमेंट वर्क है वो उनकी आंखों के सामने हुआ है। उनकी पूरी सर्विस लाइफ खत्म होने जा रही है, वो अब रिटायरमेंट की एज पर आ चुके हैं। और आज भी भारत के पास LCA तेजस अपने बेड़े में शामिल करने के लिए कुछ एक यूनिट ही है। एक्चुअल LCA तेजस अभी भारत के बेड़े में शामिल हुआ ही नहीं है। तो ऐसे इंसान की जो फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं जायज़ है। उसको आप ये नहीं कह सकते उन्होंने ओवर एक्सप्रेस कर दिया। तो अगर कोई इंसान अपनी पूरी सर्विस लाइफ में एक बात सुनता हुआ है और उसकी रिटायरमेंट तक भी अगर वो काम पूरा ना हो तो उसको फ्रस्ट्रेशन होना यहाँ पर जाहिर है। अब आज के इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भेजना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।